आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। नरगिस, ऋचा, धीरज, ऋषु, दीपिका, प्रिंस, अंकित, विशाल, कृष्णा, गोविंद, पवन, निधि, शिखा, पारुल, मयंक, दीप्ति, आलोक, शर्मा जी, अनुष्का, गोविंद, दीपांशु, नीलम, अंकित, कृष्णा, राहुल, मोनी, प्रिंस, सुरजीत, स्नेहा, दीपाली, गौरव, निधि, पवन, शिखा, पारुल, मयंक, तन्नु, दीपिका, प्रिया, आलोक, दिव्या, कीर्ति, मोहम्मद, श्याम, गौरी, सत्या, स्नेहा, विशाल, अंकित, तनु, जसप्रीत, प्रिंस, अनुष्का, मोनी, सोनम, भूमि, मनोज, ज्योति, अंकित, सुमन, आलोक, तनु, शिखा, सत्या ने अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। हाँ जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल जी। तो भैया हम पढ़ रहे हैं सिलोक चैप्टर, सिलोजिज्म, कथन, निष्कर्ष। जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये जो सिलोक चैप्टर है, सबसे अल्टीमेट मजा आ रहा होगा आप लोगों को पढ़ने में, लेकिन पढ़ने में मजा तब आएगा जब आप लोग तरीके से पढ़ोगे। कहने का मतलब है, 2 लेक्चर हो चुके हैं। जिन बच्चों ने लास्ट 2 लेक्चर्स का रिवीजन कर लिया, मैंने ये नहीं कहा कि लास्ट 2 लेक्चर देख लिया, जिन बच्चों ने लास्ट 2 लेक्चर्स का रिवीजन करा है, उसी बच्चे को पढ़ने में मजा आएगा, वरना मजा नहीं आएगा, नहीं आएगा। समझ रहे हो? जी हाँ। तो मैं कितने क्वेश्चंस आप लोगों को सिलोजिज्म में करा चुका हूं अब तक? इन 21-22 क्वेश्चन शायद मैंने कराए। और अगर इन 21-22 क्वेश्चन का रिवीजन आप लोगों ने किया है, तभी अल्टीमेट, हाँ, 21 क्वेश्चन मैंने करा दिए। अच्छा, इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, है ना? हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, है ना? एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हाँ जी, हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। चलिए साहब, सबसे पहले हमने इस चैप्टर में पढ़ा था टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, कितने प्रकार के कथन होते हैं। बाबू, जब हमने टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा, तो वैसे तो 6 प्रकार के कथन है, लेकिन जो बेसिक कथन है वो 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से? एक्सक्यूज मी, ऑल ए आर बी, सभी ए बी है। दूसरा जो स्टेटमेंट हमने पढ़ा, इसी की नेगेटिव फॉर्म थी, नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है। तीसरा जो हमने स्टेटमेंट पढ़ा, वो था सम ए आर बी, यानी कि कुछ ए बी है। और जो चौथा हमने स्टेटमेंट पढ़ा, वो था सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। ये 4 प्रकार के कथन हमने पढ़े हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स। ये 4 प्रकार के कथन हमने पढ़े हैं। सबसे पहले तो हमने बताया है कि इन स्टेटमेंट को पॉजिटिव नेगेटिव की फॉर्म में कैसे, है ना, कैसे। सर जी, आपका अनाउंसमेंट कल का सुन के मजा आ गया। दिल्ली पुलिस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस आप लोगों के लिए। हाँ जी। सबसे पहले टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। दुनिया का कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये पहचानने में दिक्कत है कि पॉजिटिव कैसे है, नेगेटिव कैसे है? दुनिया का कोई ऐसा बच्चा जिसको ये दिक्कत हो, पॉजिटिव नेगेटिव को पहचानने में? कोई बच्चा नहीं है। फिर हमने सेंटेंसेस को ना 150 की फॉर्म में डिवाइड करना सीखा। 150 की फॉर्म में बेटा, ऑल, ऑल का मतलब सभी, सभी का मतलब 100। नो इसी की नेगेटिव फॉर्म है, यानी कि 100। सम यानी कि कुछ, कुछ का मतलब 50। सम यानी कि कुछ, कुछ का मतलब 50। अच्छा, पॉजिटिव सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो 50 होती है। नेगेटिव सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो 100 होती है। फिर हमने इन सेंटेंसेस को 150 की फॉर्म में डिवाइड करना सीखा। दुनिया के हर बच्चे को पता होगा भाई साहब। हाँ जी, दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज आई नहीं है, लेकिन आएंगे नोटिफिकेशन अभी 2 महीने बाद। चलिए, अगस्त में सीपीओ का एग्जाम होगा, फिर बाकी एग्जाम्स होंगे हमारे नवंबर दिसंबर में। हाँ जी। चलिए, तो मैंने 100% ट्रू कंक्लूजन को पहचानने के 2 रूल बताए थे। रूल नंबर 1, इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव, एंड स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। और दूसरा जो रूल हमने पढ़ा था, वो रूल था कि हम 100 को 50 लिख सकते हैं, लेकिन लेकिन 50 को 100 नहीं लिख सकते। भैया, सभी को कुछ बना सकते हैं, लेकिन कुछ को सभी नहीं बना सकते।
फिर हमने तीसरा रूल भी पढ़ लिया है, दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को आपस में जोड़ना। और दो पॉजिटिव स्टेटमेंट मिलकर पॉजिटिव ही रिजल्ट देते हैं हमेशा। बस कनेक्शन की कंडीशन ये है, देयर शुड बी अ कॉमन टर्म, वहां पर एक कॉमन टर्म होनी चाहिए, और कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू, कम से कम किसी एक बुक में, बेटा सिलोजिज्म चैप्टर तुम इंडेक्स में नहीं देख सकते हो, है इंडेक्स में देख लो, ये भी तुम्हें बताऊं मैं किस पेज नंबर पर है। दो पॉजिटिव स्टेटमेंट मिलकर पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। अच्छा, दो से ज्यादा स्टेटमेंट भी हम आपस में जोड़ सकते हैं, हम तीन स्टेटमेंट भी जोड़ सकते हैं, चार भी जोड़ सकते हैं, लेकिन सारे अगर पॉजिटिव है तो रिजल्ट पॉजिटिव। और बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव को जब आपस में जोड़ेंगे तो रिजल्ट हमारा बनेगा नेगेटिव। और और पांचवा जो कनेक्शन है वो है दो नेगेटिव का आपस में। हमेशा याद रखना, दो नेगेटिव अगर कभी भी जोड़ने की कोशिश करोगे तो वो आपस में कभी नहीं जुड़ सकते। देर इज नो रिलेशन बिटवीन टू नेगेटिव सेंटेंसेस को हम कभी भी आपस में नहीं जोड़ सकते। दो नकारात्मक वाक्य जुड़कर कभी भी कोई भी रिजल्ट नहीं दे सकते। दो नकारात्मक वाक्य को कभी भी नहीं जोड़ सकते हैं, टू नेगेटिव स्टेटमेंट मिलकर कभी भी नहीं जुड़ सकता, उनमें हमेशा नो रिलेशन ही रहेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर नेगेटिव आएगा, लेकिन दो नकारात्मक वाक्य मिलने पर कभी भी कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा, कोई डेफिनेट कंक्लूजन हम नहीं निकाल सकते। हाँ जी, चलिए साहब, जल्दी से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो इस चीज को। ये अभी तक मैंने जो भी कुछ पढ़ाया उसका रिवीजन है, और मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 21 तक सब कुछ आपका रिवाइज हो गया होगा। अभी तो बेटा हम कनेक्शंस ही पढ़ रहे हैं, है ना, क्या पढ़ रहे हैं, कनेक्शंस पढ़ रहे हैं, कनेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 22, है ना। हमने बेटा एक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन किए थे पहली क्लास में, दूसरी क्लास में हमने दो स्टेटमेंट और तीन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी कर लिए। आज तीसरे लेक्चर में भी हम तीन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे। ऑल इंजीनियर आर डॉक्टर, सभी इंजीनियर, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में लिख लो खुद ही, सभी इंजीनियर डॉक्टर हैं, सभी इंजीनियर डॉक्टर हैं। ऑल डॉक्टर आर ऑल डॉक्टर आर आर्किटेक्ट, सभी डॉक्टर आर्किटेक्ट हैं, सभी डॉक्टर आर्किटेक्ट हैं। एंड सम डॉक्टर आर लेक्चरर, कुछ डॉक्टर लेक्चरर हैं, कुछ डॉक्टर लेक्चरर हैं। एंड देयर आर टू कंक्लूजन, सम इंजीनियर आर आर्किटेक्ट, कुछ इंजीनियर आर्किटेक्ट हैं, कुछ इंजीनियर आर्किटेक्ट हैं। एंड सम इंजीनियर आर लेक्चरर, कुछ इंजीनियर लेक्चरर हैं, सम इंजीनियर आर लेक्चरर, कुछ इंजीनियर लेक्चरर हैं। सम इंजीनियर आर लेक्चरर, कुछ इंजीनियर लेक्चरर हैं, सम इंजीनियर आर लेक्चरर, कुछ इंजीनियर लेक्चरर हैं, सम इंजीनियर आर लेक्चरर, कुछ इंजीनियर लेक्चरर है। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 पे मैं ले चलता हूं आपको। देर आर थ्री स्टेटमेंट, ऑल इंजीनियर आर डॉक्टर। भाई साहब, सारे के सारे जो इंजीनियर हैं वो डॉक्टर हैं, सारे के सारे जो इंजीनियर हैं वो कौन है, सारे के सारे जो इंजीनियर हैं वो डॉक्टर हैं। रीस्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस जो हैं वो सही कर दो तुम अपने, वैसे तो रीस्टेटमेंट वाले गलत होते हैं, बट एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से सही कर सकते हो। हालांकि ये कॉन्ट्रडिक्शन वाला क्वेश्चन है, इसलिए ये एग्जाम में नहीं आएगा। गलती से आ गया तो तुम उसको सही कर देना, रीस्टेटमेंट को। ऑल डॉक्टर आर आर्किटेक्ट, सभी डॉक्टर आर्किटेक्ट हैं, सभी डॉक्टर आर्किटेक्ट हैं। ऑल आर्किटेक्ट आर ऑल आर्किटेक्ट आर लेक्चरर, सभी आर्किटेक्ट लेक्चरर हैं। ऑल आर्किटेक्ट आर लेक्चरर, सभी आर्किटेक्ट लेक्चरर हैं। हाँ जी, हिंदी में लिख लो भैया, हिंदी में लिखने में क्या दिक्कत आ रही है, हिंदी में लिखने में क्या दिक्कत आ रही है, इंजीनियर डॉक्टर को क्या परेशानी है। आ जाओ भैया, आ जाओ। नमस्कार नमस्कार। अरे अरे, बस बस बस, नमस्कार भाई। आ जाओ यहाँ आ जाओ, साइड में।
नाम? नाम ऋतिक आनंद। हम्म? ऋतिक आनंद। ऋतिक आनंद। एक, कहाँ से आए हो? झांसी से? जी जी, हाँ जी तो मतलब क्या ट्रेन से आ रहे हो कैसे? सर, ट्रेन से अभी डायरेक्ट यहीं सीधा करियर बिल? हाँ जी बिल्कुल। और सिलेक्शन किस में लिया पहले तो ये बताओ। सर मेरा सिलेक्शन हुआ है और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में CGA में। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सीजीए। हाँ जी। सीएचएसएल ना? हाँ जी देखो ये, अब देखो बच्चे तो खुद ही लिखना शुरू कर देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। उनको पता है कि अगर सर के पास कोई बच्चे स्टूडेंट पहुंचे हैं तो वो सिलेक्शन के बाद ही पहुंचे होंगे। और क्लास में हम बोलते हैं कि यहाँ आके अगर मिलना है तो सिलेक्शन लो और बिल्कुल मिला मुलाकात करो हमसे। हाँ, तो ये ऋतिक आनंद है जो झांसी से आए हुए हैं और इन्होंने सिलेक्शन लिया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सीजीए। ओके। आपका नाम? मेरा नाम हितेश है। हितेश। आप कहाँ से आए हो? सर मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, दिल्ली से ही हो। दिल्ली में कहाँ रहते हो? सर करोल बाग। करोल बाग में रहते हो? अच्छा, करोल बाग का तो मार्केट बड़ा फेमस है। हाँ सर। चलो, तो आपने कौन सी पोस्ट पर सिलेक्शन लिया है? सर मेरा मिनिस्टर होम अफेयर्स इंटेलिजेंस ब्यूरो। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इंटेलिजेंस ब्यूरो, बड़ी अच्छी पोस्ट है यार, बढ़िया बढ़िया। तो आप एक एक करके आप दोनों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप बताओ कि ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? है ना, बच्चों को मतलब दो चार चीजें, काम काम की जो बच्चों की चीजें होती है ना, जो बच्चे एक्चुअली जानना चाह रहे होते हैं, पहले तो वो जानना चाह रहे होते हैं कि जो बच्चे सिलेक्शन लेकर आ रहे हैं वो उन्हीं की भीड़ में से निकले या भगवान ने इनको अलग कैटेगरी से बना रखा है। क्योंकि बच्चों के मन में डाउट होता है कि शायद मेरा तो कभी सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मैं जहाँ पढ़ रहा हूँ वो प्लेटफॉर्म सही है कि नहीं सही। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, पहले तो अपनी ग्रेजुएशन और करियर विल से कैसे जुड़े, और कितनी तैयारी करी, और कितने अटेम्प्ट में सिलेक्शन लिया। सर, मैंने ग्रेजुएशन की सर पकड़ लो इसको, मिठाई यहाँ रखता हूँ। तो सर मैंने ग्रेजुएशन की सर 2023 में। हम्म। सर इसके बाद सर मैंने कैरवल से मैं जोड़ा सर 2023 के अगस्त में। हम्म। तब से सर मैंने आपका बैच लिया और साथ में मैंने गगन सर का बैच लिया था मैथ्स का। अच्छा। हाँ, तो मैंने रीजनिंग और मैथ्स सब पूरी आपसे पढ़ी। हम्म। और सर आपका कंटेंट बड़ा अच्छा लगा मुझे। जो और मतलब कहीं और मैंने और भी मैंने जगह देखा बट वहाँ मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ इतना। अच्छा। हाँ, मतलब आपका कंटेंट बड़ा अच्छा है। चैप्टर आपके सारे हैं और सब में हर वैरायटी के सवाल मिले मुझे। हाँ, तो उसके बाद मैंने रिवाइज। और सर सेकंड चीज़ है सर, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन हाँ, बहुत सिलेबस जरूरी कर है। लो उसके बाद आपको रिवाइज बहुत सारा करना पड़ेगा। रिवाइज करो मल्टीपल टाइम्स, उसके बाद प्रैक्टिस रिवाइज, ये इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है रिवीजन। सिलेबस करने के बाद रिवीजन आपको करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। रिवीजन करिए, साथ में PYQ एंड मुक्स, ये बहुत ज़रूरी है। ये ये इन्होंने कहा, देखो जो हम बार बार कहते हैं कि सिलेक्शन लेने के लिए पीवाईक्यू, रिवीजन, मॉक। अच्छा, साउंड नहीं आई, वॉइस। अच्छा, आप क्लास लाइव ही देखते थे या वीओडी? वीओडी पे। हाँ सर, लाइव मैंने अभी तक एक भी क्लास नहीं ली है। सारी मैंने VOD ली है रिकॉर्डेड। सारी रिकॉर्डेड क्लास और देखी है? सारी QNS पर देखी है हमेशा। देखी है। चलो, बच्चे ने, आपने अभी रीजनिंग के बारे में बताया, बच्चे जीएस के बारे में जानना चाह रहे हैं, जीएस कैसे किया? सर जी बहुत फास्ट है, इसका कोई मतलब सर्टेन नहीं है कि अगर मैं वो ये बोल दूँ कि मैंने यहाँ से करी तो आप भी वहाँ से कर लूँ, फिक्स नहीं है। क्योंकि अगर मैंने कहीं से करी भी है और सवाल वो क्वेश्चन वही आते हैं तो ये अच्छा है। बट अगर मैं बहुत सारा कर भी लूँ और सवाल वो नहीं आते तो फिर ये बेकार है। मतलब आपको GS के लिए सर बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। मतलब सोर्सेज आपको एक सर्टेन सोर्स चाहिए, उसके बाद उसका मल्टीपल टाइम रिविजन, ये बहुत ज़रूरी है। और कोई मतलब सर्टेन इसका पर है नहीं, क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, खासकर करंट अफेयर कहाँ से कितने कहाँ से आ सकती है, कोई सर्टेन इसका है नहीं। तो आपको रिवाइज बहुत करना पड़ेगा, बस ये है। कहने का मतलब, आप जो मेन बच्चों को फोकस कराना चाह रहे हैं वो रिवीजन पर कराना चाह रहे हैं। और अब ऐसे हम बोलते भी हैं क्लास में कि पढ़ना जितना पढ़ रहे हो, अगर तुम टाइम टू टाइम रिवीजन नहीं कर रहे हो तो चीज़ें बेकार हो जाती हैं, भूल जाते हैं। प्रैक्टिस कितनी करी थी? सर प्रैक्टिस मैंने काफ़ी किया है, काफ़ी मैथ में और रीजनिंग काफ़ी किया है। और जैसे कि आपकी जो बुक थी ना सर, वो मैंने ली थी और उसके सारे 100 पीछे जो सम्स थे वो सारे लगा ली थी मैंने। और सेम गगन सर के साथ में भी जो उनकी बुक थी, वो उनको मैंने बहुत ज़्यादा रिवाइज कर लिया पहले तो। इसके बाद उनकी जो और भी बुक्स हैं उनको मैंने सारे उनके जो क्वेश्चन हैं वो सारे लगा लिए। और फिर मॉक टेस्ट काफ़ी लगा। मतलब जब तुम तैयारी कर रहे थे तो ये बताओ, सिंसियरली डेडिकेटेडली कितने महीने या साल तैयारी करी? तुम्हें लगा कि हाँ ये तो सर मैं बिल्कुल, मैंने सब शादी घर बार रिश्तेदार सब छोड़ दिए थे, वो कितना टाइम तैयारी करी? उम, सर सिंसियर पढ़े अगर कि मैंने अराउंड लगभग सर 1 साल लगभग, बहुत एक ज़्यादा। साल। हाँ जी। और उससे पहले सर सिलेबस को मैं इसमें काउंट नहीं कर रहा हूँ सर, सिलेबस अलग ही चीज़ है। 1 साल ही ओनली रिविजन एंड मॉक टेस्ट, रिविजन और सब प्रैक्टिस वगैरह,
अच्छा, अलग ही उसी में आता है लगभग 5 से 6 महीना सिलेबस। आप कहना चाह रहे हो कि पहले 5 से 6 महीने आपने सिलेबस कंप्लीट किया, हाँ जी, उसके बाद 1 साल आपने डेडिकेटली रिवीजन और प्रैक्टिस की। हाँ जी सर, ये बहुत ज़रूरी है रिविज़न करना। सीजीएल मेंस दिया? हाँ जी, उसमें मार्क्स थोड़े कम बन रहे हैं। कम बंद है, कोई नहीं। मतलब मैंने थोड़ी सा तो कुछ समझ छूट गया मेरे उसमें। अरे तुम तो यार कैमरे में नहीं दिख रहे हो, साइड साइड से हट गए, हमने भी ध्यान भी नहीं दिया। हाँ, तो क्या नाम बताया था तुमने अपना? रितेश? सर हितेश है। हितेश, हितेश। तो चलो भाई हितेश, आप दिल्ली से हो, तो कुछ बताओ आप हितेश अपने बारे में, कैसे जर्नी करी, जो सवाल इनसे पूछे मैंने वो सारे सवालों के जवाब दो। थोड़ा तेज बोलना। सर मेरी जो ग्रेजुएशन ऊपर ऊपर। सर मेरी जो ग्रेजुएशन थी वो 2022 में ही कंप्लीट हो गई थी। एक सेकंड पकड़ना, मैं थोड़ी साउंड बढ़ा दूं। यस सर। कमेंट नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, आप अगर इस तरीके से कमेंट करते हैं हाँ सर, तो इसमें एक एक तरह रिप्लाई दें तो पढ़ाएंगे कब तक? पढ़ाएंगे। यस सर। नहीं, यस ये क्यों करते हैं? चलो, हाँ, आप बताओ। सर, मेरी ग्रेजुएशन 2002 में मिड में यानी सितंबर में कंप्लीट हुई थी। हाँ, पढ़ो ऊपर कर लो। उसके बाद सर मैंने 2023 से मतलब अपना अप्रॉक्सीमेटली अप्रैल से मैंने स्टार्टिंग करी थी। हम्म स्टार्टिंग में सर मैंने बैचलर थे इंग्लिश के एंड अपने मैथ की, हम्म बस दो जगह पर सर थे, दो कॉलेज में सब्जेक्ट पढ़े थे। हम्म उसके बाद सर जब मेरा इंग्लिश का थोड़ा बहुत 50% कोर्स कंप्लीट हो गया, फिर मैं रीजनिंग कर लिया था आपका ही, हम्म और आपसे ही पढ़ा हूँ सर मैं। जैसे आप जैसे लाइन बोलते हो कि रीजनिंग विदाउट पेन एंड पेपर, क्योंकि यही चीज़ होती है सर कि बस पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन बन जाते थे, मॉक टेस्ट में भी ऐसे बन जाते थे, क्योंकि आपसे पढ़े स्टूडेंट में। इस वजह से ये बेनिफिट मुझे बहुत मिला सर आपसे पढ़कर, कि क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाते थे। ये था सर। और बाकी सर प्रैक्टिस, सर आपको रिवीजन इंपॉर्टेंट है कि रिवीजन की वजह से सिलेक्शन इंपॉर्टेंट हम्म है। रिवीजन नहीं होगी तो सिलेक्शन में बहुत दिक्कत है। हम्म बाकी सर रिवीजन करो अच्छे से, मॉक टेस्ट लगाओ, बस यही है। और कॉन्सेप्ट को लर्न करो, कॉन्सेप्ट भूल गए तो फिर रिवीजन की कॉन्सेप्ट जरूरी है। तो आज तुम दोनों यहाँ पर खड़े हो सिलेक्शन लेने के बाद मेरे साथ खड़े हो, और ये सारे बच्चे वो हैं जो भी इस भीड़ का पार्ट है, तैयारी कर रहे हैं। कैसा महसूस हो रहा है तुम दोनों को? तो सर टाइम था सर, एक टाइम था जब हम भी यही थे, इसी पे थे। हाँ, आ रहे भी आकर सर, सर ये बच्चे भी आएंगे सर एक दिन। ये हाँ, भी बच्चे भी आएंगे। आएंगे सर। ये बात कही कि ये बच्चे भी एक दिन यहाँ आएंगे, और इसमें बड़ी दिक्कत होती है इनको। जीएस का बताओ, तुमने जीएस कैसे तैयार करी थी? सर जीएस में सर मैंने सर पीवाईक्यूज मैं मोस्टली करे थे, पीवाईक्यू हम्म, सॉल्व करें। अच्छा। पीवाईक्यू ही इंपॉर्टेंट होते हैं सर, इसलिए हम्म बस पीवाईक्यू सॉल्व करे सर मैंने। बाकी हम्म, और थोड़ी बहुत बुक्स हो गई, उनसे रिवीजन करी है। अच्छा, ये सर। चलो। तो भैया, ये दोनों बच्चे हैं और जो सिलेक्शन लेकर आए हुए हैं, और मैं हर बार बोलता हूँ, हर बार यही है रियल मोटिवेशन। रियल मोटिवेशन तो सिर्फ 2 मिनट का होता है, एक वीडियो देखी, जोश चढ़ गया, गाना सुन लिया, है ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, तो वो जो गाने की जो आग होती है ना, वो सुबह तक ठंडी हो जाती है। लेकिन ये जो बच्चे आपके सामने ना सिलेक्शन लेने के बाद जो खड़े हैं, इनकी जो चेहरे तुम्हारे दिमाग में प्रिंट हो गए, ये आग ठंडी नहीं होती जब तक तुम सिलेक्शन नहीं ले लेते। तो इसलिए कहते हैं भी रियल मोटिवेशन होता है अपने खुद के मन को अच्छा, है ना? घर में ये कौन सी सरकारी नौकरी है? सर मेरी पहली ही है। पहली सरकारी नौकरी है आपके घर में? हाँ आपके जी। भाई बहन? नहीं सर, उनकी मेरी 2 बहनें हैं, और उनकी मैरिड हो चुकी है, शादी हो चुकी है, और मतलब मैं ही हूँ अभी पहला जिसकी गवर्नमेंट जॉब लगी है। पिताजी क्या करते हैं? सर पिताजी सर हार्ड वर्कर हैं, सब वो मार्बल के सही काम करते हैं। पिताजी मार्बल और उनका घिसाई का काम करते हैं, यानी कि तुम अपने मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। सारे मिडिल क्लास फैमिली से। मेरी एक वीडियो देखी होगी, काफी वायरल भी वीडियो है, कि एसएससी बना ही उन बच्चों के लिए है जो एवरेज बिलो एवरेज बच्चे हैं, हाँ जी सर, सही बात है ना? बाकी सरकारी नौकरी भाई जो अच्छे खासे खानदान से है, रईसों के खानदान से है, उसको सरकारी नौकरी लेने की क्या जरूरत है, ये बताओ? है। हैं? अब सही बात है। अंबानी का बेटा कोई सीजीएल की तैयारी थोड़ी करेगा, हाँ, उन्हें जरूरत ही नहीं है सर। जरूरत नहीं है। तो काफी सारे बच्चे यहाँ बोलते हैं कि सर हमारे घर में प्रॉब्लम है, तो मैं हर बार यही कहता हूँ, भाई ये तैयारी वही सब कर रहे हैं जिनके घर में दिक्कत है, वरना तुम तैयारी करने थोड़ी आओगे। अगर तुम्हारे घर में दिक्कत नहीं है, तो तुम्हारे घर में बिजनेस है तुम्हारे पापा का बहुत अच्छा खासा, तो तुम क्यों तैयारी करोगे? नहीं करोगे। तो तुम्हारे घर में पहली सरकारी नौकरी है, हाँ? पापा मम्मी खुश एकदम? सर अभी बताया नहीं है। अभी बताया नहीं है पापा मम्मी को? तो ज्वाइनिंग तक का वेट कर रहा हूँ, ज्वाइनिंग लेटर आ जाए तब बताऊँ तो अच्छा रहेगा, चलो।
यार तुम तो फिर ऐसी बातें कर रहे हो कि सर सीधा फिर तो मैं बहू ला के बताऊंगा घर वालों को बिल्कुल नहीं। ये मैंने सरकारी नौकरी ले ली, लो मम्मी मैंने शादी भी कर ली। जाने में भी थोड़ा सा टाइम है, अच्छा। बस सोच रहा हूँ पहले आ जाए तो नहीं अच्छा तो सरप्राइज वगैरह दूँ सीधा। ये इतनी बड़ी खुशी मतलब कैसे तुम अपने अंदर जहन में रख पा रहे हो इसको, ये क्योंकि मन तो बहुत कर रहा है जल्दी से बता दूँ, बट ज्वाइनिंग लेटर आ जाए तो क्योंकि ज़्यादा तुमने अच्छा रहेगा। आजकल ये ट्रेंडिंग देखा होगा कि यूट्यूब पे बच्चे जब रिजल्ट आ जाते हैं तो अपने माँ बाप को बैठा के रिजल्ट दिखाते हैं, हैं? हाँ सर, तो उसके वो भी एक बावजूद अच्छी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। चलो यार अच्छी बात है, मतलब तुम अभी अपने घर वालों को सरप्राइज देना चाहते हो हाँ और जी ये सर। गलती से वीडियो देख ली उन्होंने तो। नहीं, ये वीडियो उन तक तो नहीं पहुँचेगी, वो यूट्यूब का ये अलग एल्गोरिथम है ना, वो रिलेवेंट वीडियो दिखाता है, तो वो नहीं दिखती वीडियो इस तरह की तो यूट्यूब भाई में। ये ऋतिक कह रहे हैं कि ये वीडियो हाँ, इनके मैं उन्हें ज़रूर भेज दूँगा, जब आ जाएगा तब ज़रूर मैं नहीं भेज वो तुम्हारी जरूरत नहीं है, ये कह रहे हैं कि ये वीडियो इनके मम्मी पापा तक नहीं पहुंचेगी, तो अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, इस वीडियो को मैं भी अपने यूट्यूब शॉर्ट्स पे डालूंगा तो ये वीडियो इनके मम्मी पापा तक पहुंचाना। ठीक है सर। तो आपके पापा क्या करते हैं? सर मेरे पापा करोल बाग में ही हेल्पर की जॉब करते हैं। करोल बाग में हेल्पर की जॉब है। आपके घर में कौन सी सरकारी नौकरी है? पहली है। पहली सरकारी नौकरी है। यार वाह, इस बार मतलब जितने भी सीएचएसएल मैंने बच्चों से मुलाकात करी है लगभग सारे बच्चे हैं जिनके फैमिली में ही पहली सरकारी नौकरी है। कहीं तुम झूठ तो नहीं बोलते हो? नहीं सर पहली है, मैं सिंगल ही चाइल्ड हूँ सर, मतलब मेरे अच्छा कोई सिंगल चाइल्ड हो आप? ओके ओके, नहीं बाकी जो घर में आसपास ताऊ चाचा का लड़का सर मेरे नहीं है सर। नहीं है? पहली सरकारी नौकरी तो घर वाले खुश एकदम पक्का? सर मैंने भी नहीं बताया ये। तुमने भी अपने मम्मी पापा को नहीं बताया? हैं? नहीं सर। अरे तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। नहीं सर नहीं बताया सर, मैं देखा कि वो जो लेटर आ रहा है डिग्री का वो सीधा हाथ में लेके बढ़ाऊंगा। अच्छा मतलब तुम तुम दोनों ही चाह रहे हो कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लेटर आ जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर, हाँ वो जी। अपने मम्मी पापा को सीधा दिखाओगे हैं? हाँ हाँ सर। जी, सही है। तो अब देखो इन दोनों की वीडियो मैं डालूंगा यूट्यूब पर, और तुम लोगों की जिम्मेदारी है उस यूट्यूब को वायरल करके उस वीडियो को इनके मम्मी पापा तक पहुंचाएं। ये सरप्राइज देना चाह रहा है अपने मम्मी पापा को, हाँ? यस सर। गजब यार, बढ़िया बढ़िया। तो अभी क्या बोल कर आए हो अपने घर में, कहाँ जा रहे हो? कि सर मैं सर से डाउट पूछने जा रहा हूँ। सर से डॉक्टर पूछने जा रहे हो? चलो यार बढ़िया बढ़िया यार, तुम दोनों को बहुत बहुत बधाई हो भैया। मैं तो यही शुभकामनाएं है मेरी आप लोगों के साथ कि जीवन में अभी तो और आगे बढ़ो। अभी तो देखो ये तो जिंदगी का पहला इम्तिहान था, अभी तो जिंदगी में बहुत इम्तिहान होने बाकी हैं, और अभी तो एक सफलता की सीढ़ी चढ़ी है, अभी तो पूरा पहाड़ चढ़ना बाकी है, और वो अब तो अब राह मिल गई, अब तो चढ़ते चले जाओगे, कोई रोक नहीं पाएगा तुम्हें। हाँ अब एक अलग एक्चुअली अलग कॉन्फिडेंस आ जाएगा तुम्हारे अंदर, आप सेलेक्ट हो गया बस मजबूत है, तो लास्ट में हमारे बच्चों को ऑल द बेस्ट बोल दो। सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए, और खासकर रिविजन बहुत ज़रूरी है। तो आप रिविजन करिए, खासकर बहुत ज़्यादा, मतलब रिविजन आपको सिर्फ एटलीस्ट हर चीज़ का आपको 5 से 6 बार रिविजन मस्ट है। इससे कम में काम शायद ही चले। 5 से 6 बार रिविजन बहुत मस्ट है। इसके बाद पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट। सिलेबस करना कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई कर लेता है, जितने बच्चे हैं ना एग्जाम दे रहे हैं, उन सब ने सिलेबस करके रखा है, सब ने करके रखा है। आपको चाहिए एटलीस्ट 5 से 6 बार रिविजन। 5 से 6 बार मैथ्स का हो चाहे रीजनिंग का हो, इतना चाहिए। उसके बाद पीवाईक्यू एंड मॉक टेस्ट से आपको मालूम चलता है कि सवाल की जो नई वैरायटी आजकल चल रहे हैं वो क्या है। अब वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। बोल दो ऑल द बेस्ट भैया लास्ट में। ऑल द बेस्ट सबको। सब जल्दी सिलेक्शन लो, फिर सर से मिलने आना। हाँ सब भी जल्दी से हाँ। चलो भाई ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत अच्छा लगा। तुम दोनों ने खाना खाया? तो नीचे जाओ भी, कौन से वहीं बैठो कौन से रूम में, है ना? खाना खा के ही जाना, ठीक है ना? बिना खाना खाए मत जाना, ठीक है? कितने बजे ट्रेन है? हाँ तो बस खाना खा के निकलना, ठीक है ना? चलो ठीक ठीक, मिलते हैं। अरे बाबा ये मिठाई है, एक मिठाई खा लेते हैं, इसको ओपन करो। बाकी मैं मीठा कम ही पसंद करता हूँ, क्योंकि आजकल जैसे ही उम्र बढ़ने लगती है ये डायबिटीज की प्रॉब्लम होने लगती है। अरे वाह बर्फी है ये, बढ़िया। लो पहले तो भाई आप खाओ, लो तुम भी खाओ लो मिठाई। और ये हमारे आने वाले बच्चों के लिए, ठीक है? ले जाओ नीचे दे देना मोहित को, है ना? और खाना खा के ही जाना तुम दोनों, ठीक है? बाकी अभी 4 बजे तक हो यहाँ पे, चलो ठीक है ना? ठीक ठीक, एक फोटो, एक फोटो खिंचा लेता हूँ मैं। बेटा 1 मिनट का होल्ड रखना बस, मैं एक बच्चों के साथ फोटो खिंचा के आ रहा हूँ।
हाँ जी। तो भैया ये आपका हो गया मोटिवेशन का पार्ट, और ये मोटिवेशन का पार्ट जरूरी है। ऐसे ही मोटिवेट होते रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। एक्चुअल में असली जो मोटिवेशन होता है ना, असली जो मोटिवेशन होता है वो यही होता है, असली मोटिवेशन। चलिए साहब, तो मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब आते हैं दोबारा से अपने लौट कर क्वेश्चन पर। एक बच्चे ने कहा सर क्वेश्चन को हिंदी में लिख देना। चलो मैं इस क्वेश्चन को हिंदी में लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 22 को। क्वेश्चन नंबर 22 की हिंदी है, देयर आर थ्री स्टेटमेंट। यहाँ पर तीन कथन है। पहला जो कथन है वो है सभी, पहला जो कथन है वो है सभी इंजीनियर, सभी इंजीनियर डॉक्टर हैं, सभी इंजीनियर डॉक्टर हैं। दूसरा जो कथन है वो है सभी डॉक्टर, सभी डॉक्टर, सभी डॉक्टर आर्किटेक्ट हैं, सभी डॉक्टर आर्किटेक्ट हैं, सभी डॉक्टर आर्किटेक्ट हैं। ठीक है। और तीसरा जो कथन है वो है कुछ, कुछ डॉक्टर, कुछ डॉक्टर, कुछ डॉक्टर लेक्चरर हैं, कुछ डॉक्टर लेक्चरर है, लेक्चरर है। पता नहीं ये मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा, अपने आप करेक्ट कर लेना। यहाँ पे तुम्हारे दो निष्कर्ष बनते हैं, यहाँ पे तुम्हारे दो निष्कर्ष बनते हैं। पहला निष्कर्ष बनता है कुछ, कुछ इंजीनियर, कुछ इंजीनियर आर्किटेक्ट हैं। दूसरा जो निष्कर्ष बनता है वो है कुछ इंजीनियर, कुछ इंजीनियर लेक्चरर हैं। समझ रहे हो, ये दो निष्कर्ष बनते हैं। जल्दी से बताओ। री स्टेटमेंट वाला मतलब ये है, जैसे कि ये स्टेटमेंट है ऑल इंजीनियर आर डॉक्टर, यही मैंने कंक्लूजन में लिख दिया ऑल इंजीनियर आर डॉक्टर, है ना। ये जो स्टेटमेंट है ना ऑल इंजीनियर आर डॉक्टर, यही मैंने, यही स्टेटमेंट उठा के मैंने कंक्लूजन में लिख दिया। दिस इज कॉल्ड री स्टेटमेंट, दिस इज कॉल्ड री स्टेटमेंट, इसको हम री स्टेटमेंट कहते हैं। तो वैसे तो बेटा अगर हम है ना कॉन्सेप्चुअली बात करें, या फिर हम बात करें बेटा, है ना, तो ये जो रीस्टेटमेंट होता है ना, रीस्टेटमेंट गलत होता है। क्यों गलत होता है? क्योंकि कंक्लूजन मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम स्टेटमेंट। कंक्लूजन एज इट इज कथन नहीं हो सकता। मान लो आपको कोई कथन दिया गया, आपसे कहा जाए निष्कर्ष निकालो, और तुम उसी कथन को अपने निष्कर्ष में रिपीट कर दो। याद है बचपन में हम क्वेश्चन आंसर पैसेज से आंसर निकालते थे, तो जब किसी पैसेज से आंसर पूछते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि पूरी पैसेज ही लिख देते हैं आंसर में, नहीं लिखते ना। कंक्लूजन मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम स्टेटमेंट, कंक्लूजन स्टेटमेंट से अलग ही होना चाहिए। लेकिन एक आध बार एसएससी में रीस्टेटमेंट पूछा गया है तो वहां पे ये सही माना गया है, एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से सही कर सकते हो। तो इसीलिए इसमें ना कॉन्ट्रडिक्शन होता है कि एक्चुअल में ये सही माने कि गलत माने। तो वैसे जो कॉन्ट्रडिक्शन वाला पोर्शन है वो कभी भी, अब पहले तो एग्जाम में पूछा जाता था कॉन्ट्रडिक्शन वाला पोर्शन, लेकिन पिछले 2-3 सालों से अब थोड़े से ना हम लोग स्मार्ट हो गए। अब जो भी कॉन्ट्रडिक्शन वाले क्वेश्चन है वो एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। क्यों नहीं पूछे जाते? क्योंकि अब आरटीआई लग जाती है, फिर बच्चे ना कोर्ट में केस भी कर देते हैं, रिजल्ट होल्ड हो जाता है, तो बहुत सारी समस्याओं को चलते मद्देनजर चलते अब ये जितने भी कॉन्ट्रडिक्शन वाला पोर्शन है वो हमारे एग्जाम में नहीं पूछा जाता। इसीलिए रीस्टेटमेंट हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, अगर गलती से क्वेश्चन आ जाता है तो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, उस कंक्लूजन को तुम सही कर देना। चलिए साहब, तो यहाँ पर आपके दो निष्कर्ष हैं, यहाँ पर आपके दो निष्कर्ष हैं। सम इंजीनियर आर आर्किटेक्ट, कुछ इंजीनियर आर्किटेक्ट है। टेस्ट वाले सेक्शन में सिर्फ क्लॉक का ही टेस्ट दिख रहा है। मैंने बोला था ना, तो मैं सुनाई नहीं दिया था। टेस्ट वाले सेक्शन में सिर्फ क्लॉक का ही टेस्ट डलेगा, क्योंकि मैंने क्लॉक चैप्टर से ही टेस्ट अपलोड करवाने शुरू किए। मैंने बताया तो था आपको, क्लॉक चैप्टर पहला जो टेस्ट है आपका वो क्लॉक चैप्टर ही है। अब आगे से मैं सारे टेस्ट अपलोड करवाऊंगा एक एक करके। पुराने जो टॉपिक्स हुए उन सबको भूल जाओ, जो टेस्ट अपलोड होंगे वो अब नए सिरे से अपलोड होंगे, नए सिरे से। जब ये नए सिरे से सारे टेस्ट अपलोड हो जाएंगे फिर रिसाइकिल मोड में पुराने टेस्ट अपलोड होंगे, है ना। पुराने टेस्ट बाद में अपलोड करवाऊंगा मैं, फिलहाल हम नए नए टेस्ट अपलोड करेंगे सिर्फ। सम इंजीनियर आर आर्किटेक्ट, सम इंजीनियर आर आर्किटेक्ट एंड सम इंजीनियर आर सम इंजीनियर आर लेक्चरर। सॉल्व करो, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा। 150 से पॉसिबिलिटी भी सॉल्व करेंगे बेटा, बट हैव सम पेशेंस।
उसके लिए धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम पॉसिबिलिटीज पे नहीं पहुंचे हैं। अभी तो हम 100% ट्रू कंक्लूजन को ही पहचानना सीख रहे हैं। जब हम 100% ट्रू कंक्लूजन को पहचानना सीख लेंगे, उसके बाद हम पॉसिबिलिटीज भी सीखेंगे, है ना। उसके बाद हम पॉसिबिलिटीज भी पढ़ेंगे जाके, बिल्कुल पढ़ेंगे पॉसिबिलिटीज, क्यों नहीं पढ़ेंगे, है ना। हाँ जी, चलिए साहब। बेटा, इंजीनियर और आर्किटेक्ट के लिए मुझे किस किस कथन की आवश्यकता है ये बताओ। सर, इंजीनियर और आर्किटेक्ट के लिए मुझे पहले और दूसरे कथन की जरूरत है। इंजीनियर और आर्किटेक्ट के लिए मुझे पहले और दूसरे कथन की जरूरत है। डॉक्टर से डॉक्टर कट गया, तो ऑल इंजीनियर और आर्किटेक्ट, ऑल इंजीनियर और आर्किटेक्ट, इंजीनियर और आर्किटेक्ट के लिए मुझे पहले और दूसरे कथन की जरूरत है ना। डॉक्टर से डॉक्टर कट गया, ऑल इंजीनियर और आर्किटेक्ट, तो सम इंजीनियर और आर्किटेक्ट भी बिल्कुल सही है। जब सारे इंजीनियर आर्किटेक्ट है तो कुछ इंजीनियर तो आर्किटेक्ट होंगे ही भैया। 100 को तो 50 लिख ही सकते हैं, 100 को तो 50 लिख ही सकते हैं। डॉक्टर डॉक्टर इसलिए कट गया क्योंकि इस डॉक्टर की वैल्यू 100 है। अच्छा, इंजीनियर और लेक्चरर में रिलेशन क्या होगा? इंजीनियर और लेक्चरर में रिलेशन क्या होगा? सर, ये डॉक्टर और ये डॉक्टर आपस में जुड़ सकता है। सर, इस डॉक्टर की वैल्यू 50 है और इस डॉक्टर की वैल्यू 50 है। तो ये जो रिजल्ट है वो पहले और दूसरे को मिला के, ये जो रिजल्ट है वो पहले और तीसरे को मिला के है। क्या मैं इंजीनियर और लेक्चरर को आपस में जोड़ सकता हूँ? सर, ये दोनों डॉक्टर की वैल्यू 50 है, दोनों डॉक्टर आपस में नहीं जुड़ सकते। इसका मतलब इंजीनियर और लेक्चरर के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। इसका मतलब इंजीनियर और लेक्चरर के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। इंजीनियर और लेक्चरर के बीच में, सर, ये डॉक्टर की जो वैल्यू है वो 50 है, इस डॉक्टर की वैल्यू भी 50 है, ये दोनों डॉक्टर आपस में जुड़ नहीं सकते, तो इंजीनियर और लेक्चरर के बीच में कोई संबंध नहीं है। लेकिन ये डॉक्टर और ये डॉक्टर जुड़ गया तो सभी इंजीनियर आर्किटेक्ट हैं, तो डेफिनेटली कुछ इंजीनियर भी आर्किटेक्ट होंगे, है ना। हाँ जी। अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। इस वाले क्वेश्चन को देखो, इस वाले क्वेश्चन को। सभी इंजीनियर आर्किटेक्ट हैं, सभी इंजीनियर आर्किटेक्ट हैं, है ना। सभी इंजीनियर आर्किटेक्ट हैं। इंजीनियर और आर्किटेक्ट की अगर मैं बात करता हूँ, इंजीनियर और आर्किटेक्ट की अगर मैं बात करता हूँ, इंजीनियर और आर्किटेक्ट की अगर मैं बात करता हूँ, तो डॉक्टर से डॉक्टर कट गया। इंजीनियर और आर्किटेक्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो डॉक्टर से डॉक्टर कट गया। डॉक्टर से डॉक्टर कट गया ना, बिल्कुल कट गया। इसका मतलब ये है, डॉक्टर से डॉक्टर अगर कट गया तो इंजीनियर और आर्किटेक्ट के बीच में डेफिनेटली रिजल्ट बनेगा ऑल इंजीनियर और आर्किटेक्ट। तो हम सम इंजीनियर और आर्किटेक्ट भी पढ़ सकते हैं, सम इंजीनियर आर्किटेक्ट भी पढ़ सकते हैं। लेकिन बेटा, इंजीनियर और लेक्चरर के बीच में रिलेशन है? सर, डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है, लेकिन डॉक्टर से डॉक्टर कट गया, आर्किटेक्ट से आर्किटेक्ट कट गया। देखो, यहाँ पर इंजीनियर और लेक्चरर ना डायरेक्ट जुड़ रहे थे, लेकिन ये दोनों सेंटेंस ना डायरेक्ट जुड़ नहीं पा रहे थे। अब ये मत सोचना पहले डॉक्टर से डॉक्टर जोड़ लो फिर डॉक्टर से डॉक्टर जोड़ लो, ऐसा नहीं होता। अगर तुम डॉक्टर से डॉक्टर जोड़ोगे तो फिर आर्किटेक्ट से आर्किटेक्ट जोड़ना पड़ेगा।
तो इंजीनियर लेक्चरर के लिए दोनों कथन बेटा डायरेक्टली जुड़ेंगे क्योंकि दोनों में डायरेक्ट कॉमन टर्म है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट कॉमन टर्म नहीं है, इसलिए ये जुड़ेंगे दूसरे की मदद से। पहले डॉक्टर से डॉक्टर जुड़ेगा, फिर आर्किटेक्ट से आर्किटेक्ट जुड़ेगा, तो यहाँ पर रिलेशन बन गया। यहाँ पर रिलेशन नहीं बना, यहाँ पर रिलेशन बन गया। हाँ जी, तो इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ लो। यहाँ पर ये दो कथन आपस में जुड़े हैं डायरेक्टली, यहाँ पे तीन कथन जुड़े हुए हैं, यहाँ पे तीन कथन जुड़े हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को बेटा दो या दो से ज्यादा कथन जोड़ने आ गए। आप लोगों को दो या दो से ज्यादा कथन जोड़ने आ चुके हैं। देयर आर टू स्टेटमेंट्स, ऑल 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 ए आर बी, सभी ए बी है, सभी ए बी है, नो बी इज सी, कोई भी बी सी नहीं है, कोई भी बी सी नहीं है, सभी ए बी है, सभी ए बी है, सभी ए बी है, कोई भी बी सी नहीं है, कोई भी बी सी नहीं है, कोई भी बी सी नहीं है। कितने क्वेश्चन कर लिए हमने? 23। तो 24वें क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। 24वें क्वेश्चन के बाद हमारे पास दो कंक्लूजन है। पहला जो निष्कर्ष है वो है सम बी आर नॉट ए, कुछ बी ए नहीं है। दूसरा है सम सी आर बी, सम सी आर बी। पहला जो निष्कर्ष है वो है कुछ बी ए नहीं है, कुछ बी ए नहीं है। और दूसरा जो निष्कर्ष है वो है कोई भी बी, कोई भी बी सी नहीं है। सॉरी 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 सॉरी, कुछ सी बी है, कुछ सी बी है। क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25। फिर से दो कंक्लूजन है, सम बी आर ए एंड सम सी आर, सम सी आर नॉट बी। फिर से दो निष्कर्ष है, कुछ बी ए है, कुछ बी ए है, और कुछ सी बी नहीं है, कुछ सी बी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 एंड देयर आर 4 कंक्लूजन। नो ए इज सी, कोई भी ए सी नहीं है। नो सी इज ए, कोई भी सी ए नहीं है। सम ए आर नॉट सी, कुछ ए सी नहीं है। सम सी आर नॉट ए, कुछ सी ए नहीं है। कोई ए सी नहीं है, कोई सी ए नहीं है, कुछ ए सी नहीं है, और कुछ सी ए नहीं है। हाँ जी, चलिए साहब। बेटा क्लास क्वेश्चंस की पीडीएफ में आंसर इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि उनका जो एक्सप्लेनेशन है, सॉल्यूशन है, वो आपको क्लास पीएनजी में मिल जाता है। तो तुम क्लास पीएनजी को साइड में रखा करो ना। तो क्लास क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है उसके जो आंसर्स हैं वो तुम्हें क्लास पीएनजी में मिल तो जाते हैं। बहुत ही सोच समझ के आंसर देना बेटा, इन तीनों ही क्वेश्चंस का बहुत ही सोच समझ के आंसर देना, बहुत ही सोच समझ के आंसर देना इन तीनों ही क्वेश्चन का। और एक क्वेश्चन नंबर 27 भी रह रहा है, उसको भी बना दो। क्वेश्चन नंबर 27 में भी 4 कंक्लूजन है, 4। ठीक है। ऑल ए आर सी, सभी ए सी है। सम ए आर सी, कुछ ए सी है।
ऑल सी आर ए, सभी सी ए हैं, सम सी आर ए, कुछ सी ए हैं, समझ रहे हो? सभी ए सी हैं, कुछ ए सी हैं, सभी सी ए हैं, और कुछ सी ए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 27 और बच रहा था, इसको और सॉल्व कर दो। अच्छा, सिलॉक्स में मैं कहूंगा आप लोगों से कि तुम अलग से भले ही, है ना, जो मैं क्लास क्वेश्चंस कराऊंगा ना आपको, जब मैं पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा, पूरा चैप्टर खत्म करने के बाद जो भी मेरे क्लास क्वेश्चन होंगे, चाहे वो 50 क्वेश्चन हो, चाहे वो 100 क्वेश्चन हो, मतलब जितने भी क्वेश्चन मैं क्लास में कराऊंगा ना, तो मैं उन क्लास क्वेश्चंस का ना कम से कम 3 बार सॉल्व कर लेना उनको, कम से कम 3 बार। जब सिलॉक्स चैप्टर पूरा खत्म हो जाए, पूरा खत्म होने के बाद जब मैं क्लास क्वेश्चंस की पीडीएफ अपडेट करवाऊंगा, नहीं, इसमें सिलॉक्स में क्लास क्वेश्चन की पीडीएफ अपडेट नहीं होगी, क्योंकि सारे क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, तो आप लोगों को क्लास पीएनजी से ही ये क्वेश्चन रिवीजन करने पड़ेंगे। तो तुम क्लास पीएनजी से ही जब तुम इन सारे क्वेश्चंस का रिवीजन करोगे, समझ रहे हो, तो कम से कम 3-3 बार प्रैक्टिस करना हर क्वेश्चन को, कम से कम 3-3 बार। अगर तुम सिलॉक्स को चाह रहे हो कि तुम एग्जाम में 2 सेकंड में सॉल्व कर दो, 4 सेकंड में सॉल्व कर दो, विद इन 10 सेकंड सॉल्व कर दो, अगर तुम चाह रहे हो विदाउट पेन एंड पेपर, तो तुम्हें मेरे तरीके से ही सिलॉक्स चैप्टर को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अपने तरीके से सिलॉक्स चैप्टर को प्रैक्टिस नहीं कर सकते तुम, मेरे तरीके से ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए साहब, अब आप लोग मेरे ख्याल से बोर्ड पर ध्यान से देखना और सुनने और समझने की कोशिश करना, है ना? सर, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट है, यहाँ पर जो ए है उसकी वैल्यू 100 है, और ये जो बी है उसकी वैल्यू भी 100 है। पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है, नेगेटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है। बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया सर। सभी का मतलब ए की वैल्यू 100 है, पॉजिटिव में 50 है, कोई का मतलब 100 है और ये नेगेटिव होने की वजह से 100 है। बहुत बढ़िया। अच्छा, सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए, अगर मैं बी और ए की बात करता हूं तो बी और ए के लिए मुझे दोनों स्टेटमेंट की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ पहले कथन की जरूरत है। और अगर मैं पहले कथन को ध्यान से देख रहा हूं तो पहला कथन पॉजिटिव है, पहला कथन पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन नहीं बनेगा। यहां पर 150 को चेक मत करना, क्योंकि 150 बाद में चेक होता है, पहले चेक होता है पॉजिटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का पॉजिटिव, नेगेटिव का नेगेटिव। तो बेटा बी और ए के बीच में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट बन सकते हैं, नेगेटिव रिजल्ट नहीं बन सकता। सर सम सी आर बी, यहाँ पे सम सी आर बी में 150 मत देखना, क्योंकि सम सी आर बी, सी से बी बेटा नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो नेगेटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव रिजल्ट नहीं बन सकता, इसलिए गलत है। पॉजिटिव से नेगेटिव रिजल्ट नहीं बन सकता, इसलिए गलत है। तो ये 150 की वजह से गलत नहीं है, ये पॉजिटिव नेगेटिव होने की वजह से गलत है, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव रिजल्ट देगा, नेगेटिव नेगेटिव देगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है नन फॉलोस, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। नेगेटिव नहीं बन सकता, बी और ए के बीच में गलत जवाब, सी और बी के बीच में पॉजिटिव नहीं बन सकता, गलत जवाब, ये दोनों गलत हो गए। अच्छा, बी और ए के बीच में सम बी आर ए बनेगा, बिल्कुल सही जवाब, एंड सम सी आर नॉट बी बनेगा, बिल्कुल सही जवाब, बोथ फॉलो, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। सर बी और ए के बीच में कुछ बी ए है, बिल्कुल सही जवाब, और कुछ सी बी नहीं है, बिल्कुल सही जवाब, या फिर कोई भी सी बी नहीं है, बिल्कुल सही जवाब, या फिर कुछ बी सी नहीं है, बिल्कुल सही जवाब। कल ही आपको पता थी ये बात, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब बात करते हैं ए और सी की। सर ए और सी पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये दोनों स्टेटमेंट जुड़ जाएंगे बी के थ्रू, ये दोनों स्टेटमेंट बी के थ्रू जुड़ जाएंगे, और ए और सी पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। इसका मतलब ए और सी के बीच में जो भी रिजल्ट होगा वो नेगेटिव रिजल्ट होगा, ए और सी के बीच में। ए और सी के बीच में कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ सकता, ए और सी के बीच में कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ सकता, यानी कि नन फॉलोस। ए और सी के बीच में कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ सकता, यानी कि नन फॉलोस। जो भी रिजल्ट होगा नेगेटिव होगा। सर ए की वैल्यू भी 100 है, सी की वैल्यू भी 100 है, और इनके बीच में नेगेटिव बनाना है, तो सारे नेगेटिव सही होंगे। पूछो क्यों, 150 देखना ही नहीं है, अरे 100 को 100 लिखा होगा या 100 को 50। तो नो ए इज सी, नो सी इज ए, सम ए आर नॉट सी, सम सी आर नॉट ए, चारों नेगेटिव सही है, चारों नेगेटिव सही है, चारों नेगेटिव सही है, चारों नेगेटिव सही है। हाँ जी। यार तुम नाइट मेयर के अल्फाबेट को सब रीअरेंज कर लो ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, फिर देख लो कितने ऐसे अल्फाबेट है जिनकी पोजीशन सही है, उसमें क्या दिक्कत है। मीनिंगफुल वर्ड बना लो बेटा, फोर्थ, मीनिंगफुल वर्ड बना लो, इंग्लिश vocab का क्वेश्चन है मीनिंगफुल वर्ड का। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ना 24, ना 25, ना 26, ना 27, किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी, ना 24, ना 25, ना 26, ना 27। अगेन देर आर टू स्टेटमेंट, ऑल ऑल रेन्स आर वाटर, सभी वर्षा पानी है, सभी वर्षा पानी है, नो रेन इज, नो रेन इज क्लाउड, है ना। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, और नो वाटर इज क्लाउड, सम वाटर आर नॉट क्लाउड, नो क्लाउड इज वाटर, सम क्लाउड आर वाटर, सभी रेन वाटर है, कोई रेन क्लाउड नहीं है। चार निष्कर्ष हैं, कोई वाटर क्लाउड
नहीं है। कुछ वाटर क्लाउड नहीं है। कोई क्लाउड वाटर नहीं है। कुछ क्लाउड वाटर नहीं है। हाँ जी। तो बेटा इंटू 3 स्पीड में सारे लेक्चर देखी क्यों? सिलॉक्स के देखने नहीं थे तुम्हें? सिलॉक्स चैप्टर थोड़ा पेशेंस का चैप्टर है। इस चैप्टर को आराम आराम से पढ़ना है। और जब भी कोई पढ़ना है तो पुराने टॉपिक का मतलब पुराने लेक्चर का रिवीजन करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, लेकिन आराम आराम से। इस चैप्टर को हड़बड़ाहट जल्दबाजी में खत्म ही नहीं करना। ये चैप्टर हड़बड़ाहट और जल्दबाजी का है ही नहीं। अगर तुम जल्दबाजी में खत्म करोगे तो इस चैप्टर को कभी समझ नहीं पाओगे। ये चैप्टर तो प्यार से पढ़ने का है, प्यार से खत्म करने का है। यहाँ पे हड़बड़ाहट और घबराहट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हड़बड़ाहट और घबराहट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। पॉजिटिव और नेगेटिव। रेन ऑल, ऑल का मतलब 100। वाटर पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू, नो का मतलब 100, नेगेटिव में 100। चलिए साहब, सभी का मतलब 100, पॉजिटिव 50, कोई का मतलब 100, नेगेटिव 100। पॉजिटिव नेगेटिव अगर जोड़ोगे तो नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, मिलकर नेगेटिव बनेगा। बाकी इंडिविजुअल तो ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा। रेन और वाटर के बीच में जो भी कंक्लूजन होगा पॉजिटिव, रेन और क्लाउड के बीच में, रेन और क्लाउड के बीच में जो भी रिजल्ट होगा वो नेगेटिव। लेकिन अगर मैं रेन और रेन को जोड़ दूं तो वाटर और क्लाउड के बीच में जो भी रिजल्ट होगा नेगेटिव। अगर मैं रेन और रेन को जोड़ दूं तो वाटर और क्लाउड के बीच में जो भी रिजल्ट होगा वो नेगेटिव होगा। तो बताओ वाटर और क्लाउड के बीच में कितने नेगेटिव रिजल्ट बनेंगे? ये सारे नेगेटिव हैं। वाटर और क्लाउड के बीच में कितने? नो वाटर इज क्लाउड का मतलब है दोनों की वैल्यू 100। सम वाटर आर नॉट क्लाउड का मतलब है वाटर 50 बट क्लाउड 100, नेगेटिव में ऑब्जेक्ट 100। नो क्लाउड इज वाटर का मतलब है दोनों की वैल्यू यहाँ पे 100 हो गई। सम क्लाउड आर नॉट वाटर का मतलब है क्लाउड की वैल्यू 50 लेकिन वाटर की वैल्यू 100, नेगेटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100। कोई वाटर क्लाउड नहीं है, दोनों की वैल्यू 100। कुछ का मतलब ये 50 है बट नेगेटिव की वजह से 100। कोई का मतलब 100, नेगेटिव की वजह से 100। कुछ का मतलब 50 है, नेगेटिव की वजह से ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 है। हाँ जी। नेगेटिव ये चारों हैं। अब चारों नेगेटिव हैं तो इसमें 150 हमें देखना ही पड़ेगा। क्लाउड को हिंदी में कहते हैं बादल। कोई भी वर्षा बादल नहीं है, सभी वर्षा पानी है। सभी वर्षा पानी है। बहुत ही सोच समझ के आंसर देना, बहुत ही सोच समझ के, वरना पिटोगे अगर इस बार तुमने गलत आंसर दिया। बहुत पिटोगे, बहुत धुनाई होगी बेटा, धुनाई तुम्हारी। धुनाई धुनाई धुनाई। सर वाटर की वैल्यू 50 है, वाटर की वैल्यू को 100 नहीं कर सकता मैं। सर वाटर की वैल्यू 50 है, वाटर की वैल्यू को 100 नहीं कर सकता मैं। वाटर की वैल्यू को 100 नहीं कर सकता मैं। वाटर की वैल्यू को 100 नहीं कर सकता तो सिर्फ एक ही कंक्लूजन बनेगा, सम वाटर आर नॉट क्लाउड। अगर यहाँ पे दोनों की वैल्यू 100 होती तो सारे नेगेटिव सही होते, बट एक 50 100 तो सिर्फ एक ही नेगेटिव बन पाया। समझ रहे हो? दोनों की वैल्यू 50 होती तो कोई भी नेगेटिव नहीं बन पाता। वाटर 50 है, वाटर की वैल्यू 100 नहीं हो सकती, वाटर की वैल्यू 100 नहीं हो सकती, बात खत्म। ओनली सेकंड फॉलोज, ओनली सेकंड फॉलोज। अगर यहाँ पे दोनों की वैल्यू 100 होती तो वाटर क्लाउड के बीच में सारे नेगेटिव सही हो जाते। दोनों की वैल्यू 50 होती तो वाटर क्लाउड के बीच में कोई भी नेगेटिव बनता ही नहीं। देखो, यहाँ पर ए और सी दोनों की वैल्यू 100 थी तो ए और सी के बीच में सारे नेगेटिव सही हैं। यहाँ पर ए और सी में से किसी एक की वैल्यू 50 है, एक की वैल्यू 100, तो सिर्फ एक ही कंक्लूजन ठीक है। सिर्फ एक ही कंक्लूजन ठीक है। सिर्फ एक ही ठीक है। देयर आर टू स्टेटमेंट। ऑल। अच्छा तुम ए और सी को जोड़ रहे थे ना? चलो ए और सी को जोड़ेंगे। ऑल, ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए एंड
some B are some C are not B. No A is C, no C is A, some A are not C, some C are not A. All A are B, all A are B, some C are not B. No A is C, no C is A, some A are not C, some C are not A. All A are B, no C is B. No A is C, no C is A, some A are not C, some C are not A. क्लॉक टेस्ट की पीडीएफ भी नोट्स में डलवा दीजिए। हाँ डलवा देंगे, हर चीज चाहिए तुम्हें। हाँ? हम्म।
इस बार अगर तुमने एक भी क्वेश्चन का क्लॉक टेस्ट की पीडीएफ भी नोट्स में डलवा दे दीजिएगा, सुन तो ली भाई, करेंगे उस पर भी काम। हाँ, इस बार एक भी सिंगल क्वेश्चन का आंसर तुम्हें गलत नहीं देना है, सारे आंसर एकदम परफेक्टली देने हैं, परफेक्टली ऑफ परफेक्टली। कहीं भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके सारे डाउट दूर कर देगा, पॉजिटिव और नेगेटिव के सारे डाउट्स। है ना, बी की वैल्यू 100 है, ए की वैल्यू 50 है, सी की वैल्यू 50 है, लेकिन यहाँ पर ये जो बी है ना, इसकी जो वैल्यू है वो 100 है, 100, क्योंकि ये नेगेटिव है। रिजल्ट बनाना है ए और सी के बीच में, डेफिनेटली सर बी और बी जुड़ गया, तो बेटा जो भी रिजल्ट बनेगा ए और सी के बीच में नेगेटिव बनेगा। लेकिन यहाँ दोनों ए और सी की वैल्यू 50 है, तो मुझे नहीं लगता ए और सी के बीच में कोई भी नेगेटिव बन सकता है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव अगर बन रहा है तो वैल्यू तो 100 जाएगी, कम से कम ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 चली जाएगी। लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू 100 नहीं है, इसकी वैल्यू 100 नहीं है, तो बेटा सी की वैल्यू 100 नहीं है इसलिए गलत, ए की वैल्यू 100 नहीं है इसलिए गलत, सी की वैल्यू 100 नहीं है इसलिए गलत। नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू होती है वो 100 होती है, ऊपर ना ए ना सी किसी की वैल्यू 100 नहीं है, इसीलिए कोई भी रिजल्ट, कनेक्शन बन गया बट कनेक्शन बनने के बाद रिजल्ट नहीं बन पाया। सर यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ये जो बी है इसकी वैल्यू 50 है, लेकिन ये जो बी है इसकी वैल्यू 100 है। तुम सोच रहे थे कनेक्शन नहीं बनेगा, आप बिल्कुल गलत थे, कनेक्शन बन जाएगा। और पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर जो भी रिजल्ट बनेगा नेगेटिव बनेगा, और ए की वैल्यू 100 है, सी की वैल्यू 50 है, तो यहाँ पर ए और सी के बीच में एक ही नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, सम सी आर नॉट ए, सम सी आर नॉट ए, बाकी सब गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बेटा सी की वैल्यू 50 है, सी की वैल्यू 100 नहीं हो सकती, सी की वैल्यू 100 नहीं हो सकती, सी की वैल्यू 100 नहीं हो सकती, इसलिए बाकी सब गलत हो जाएंगे। ए और सी के बीच में एक ही रिजल्ट बनेगा, सम सी आर नॉट है, सम सी आर नॉट है, सिर्फ एक ही रिजल्ट बनेगा सी और ए के बीच में, सम सी आर नॉट है। अच्छा बेटा, अगर तुम सोच रहे हो पॉजिटिव नेगेटिव है, बी और बी कनेक्ट नहीं हो सकते, तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हो, क्योंकि नीचे जो बी है उसकी वैल्यू 100 है, तो कनेक्शन तो बनेगा। और पॉजिटिव नेगेटिव मिलके नेगेटिव ही रिजल्ट बनता है, ए की वैल्यू 100 है, सी की वैल्यू 100 है, तो अब ए और सी के बीच में सारे नेगेटिव सही हो जाएंगे। तो जब हम पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ते हैं तो रिजल्ट नेगेटिव बनता है। अगर दोनों की वैल्यू 100 है तो सारे नेगेटिव सही हैं, किसी एक की वैल्यू 100, एक की 50, तो सिर्फ एक ही नेगेटिव बनेगा। यहाँ पे दोनों 50 है तो कोई भी रिजल्ट नहीं बन पा रहा। चीजों को रट्टा नहीं लगाना है, चीजों को रट्टा नहीं लगाना है, कॉन्सेप्चुअली समझना है। अगर तुम रटोगे तो फंसोगे बेटा, रटना वटना कुछ है ही नहीं, जितना कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझोगे उतना अल्टीमेट मजा आएगा आपको, अल्टीमेट मजा आएगा आपको पढ़ने में, है ना, अल्टीमेट मजा आ जाएगा पढ़ने में। जब आप कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझते हो ना, तो उसको
उसका पढ़ने का मजा ही कुछ और होता है। एक अलग लेवल की फीलिंग हमारे अंदर आती है। मेरे सब सही हो गए गुरुजी। सारे आंसर परफेक्ट हो गए, मौज आ गई सर, मौज। गजब। आप क्यों कंपटीशन बढ़ा रहे हो सर इतनी अच्छी रीजनिंग पढ़ाकर? ये तुमने जो बोला है ना, ये बात हमारे दिल को छू गई है मेरे भाई। बताएं क्या? ज्ञान बांटने से हमेशा बढ़ता है बेटा, घटता नहीं है, याद रखना। अगर तुम भी किसी को पढ़ा दोगे, ये ट्रिक सिखा दोगे, तो तुम्हारी नॉलेज एनहांस हो जाएगी, घट नहीं जाएगी। और सिर्फ इसी सोच के कारण जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो हम बीटेक करी हुई है मैंने। बीटेक में तो तुम जानते हो 1 नाइट स्टडी होती है, एक रात पहले पढ़ते हैं। उस समय भी मैं अपने हॉस्टल में सारे दोस्तों को बैठा के पढ़ाता था। भले ही मैंने यूनिट तैयार नहीं करी है, 5 यूनिट आती थी, तो मैं क्या करता था, एक एक यूनिट दो तीन बच्चों को, दो तीन दोस्तों को दे दी, एक खुद को ले ली। तो पहले मैं पढ़ता था, फिर बाकी मैं सबको पढ़ाता था। उसके बाद मेरा एग्जाम भी होता था। भले ही मेरी आधी तैयारी है, लेकिन ये पढ़ाने का शौक हमारे अंदर बचपन से है। मेरे को एक क्वेश्चन आता है तो मैं चाहता था कि मेरे दोस्त को भी वो क्वेश्चन आ जाए, भले ही उसने 2 क्वेश्चन अलग से तैयार किए हुए हैं, लेकिन मैं इसकी चिंता नहीं करता था। मैं जितनी भी मेरी नॉलेज है, मैं, ठीक है। हाँ जी। आपको पता है सबसे पहले यूट्यूब पर रीजनिंग का कोर्स किसका आया था? सबसे पहले यूट्यूब पर रीजनिंग किसने पढ़ानी शुरू करी थी? किसके लेक्चर आए थे सबसे पहले यूट्यूब पर रीजनिंग के? मेरा पेन ड्राइव कोर्स था, मेरा। ठीक है। मैं इकलौता टीचर था, ठीक है, जिसका यूट्यूब पर, इकलौता रीजनिंग का टीचर था जिसने यूट्यूब पे अपना पूरा कोर्स दे दिया था। मेरा रीजनिंग का सिलेबस आता था, पेन ड्राइव कोर्स में मिलता था बच्चों को। मैंने क्लासेस रिकॉर्ड करी थी 2016 17 17 की, 2017 18 की बात है। तो उससे पहले रीजनिंग का कंटेंट यूट्यूब पे था ही नहीं। तो पूरा पेन ड्राइव कोर्स मेरे यूट्यूब पर था। तो टीचर्स कहते थे कि सर आपने अपना पूरा रीजनिंग का कोर्स यूट्यूब पे डाल दिया, अब आपसे बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? मैंने कहा आप इसी गलत फहमी के शिकार में हो, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। है। और बस, उस दिन का दिन है और आज का दिन है, हमने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं है। वन एंड ओनली वन चैनल है पूरे यूट्यूब पर रीजनिंग का, जिसके 10 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। कोई भी यूट्यूब पे सिंगल ऐसा रीजनिंग का चैप वो नहीं है, चैनल, जिसके 10 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हो। तो ये आप लोगों का प्यार है। जब आदमी सच्चे दिल से ईमानदारी से मेहनत करता है ना, तो फल मिलता है। तो आप लोगों ने ये सोचते हो ना कि पीयूष सर के बारे में हम किसी को नहीं बताएं, पीयूष सर हमारे पास रहे तो ज्यादा बेटर है, कंपटीशन बढ़ा देंगे पीयूष सर, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि तुम जैसा दूसरों के लिए सोचोगे, ईश्वर तुम्हारे लिए सोच रहा है। ये चीज याद रखना। अगर तुम दूसरों के लिए भला करोगे, दूसरों के बारे में अच्छा सोचोगे, मतलब ये समझ लो कि अगर तुमने किसी के लिए इंटू इंटू टू किया है ना, तो ईश्वर आपके लिए इंटू 200 करेगा, इतना याद रखना। अगर किसी ने आपको, मतलब आपने किसी को अगर 10 रुपए दिए हैं ना, 10 रुपए मदद के लिए, तो भगवान इसका 200 गुना आपको देगा। समझ रहे हो? 1000 गुना भी दे सकता है, 10,000 गुना भी दे सकता है। बस वो आपकी नीयत पे डिपेंड करता है कि आपकी नीयत क्या है। जब आपने वो 10 रुपए दिए थे, तो वो 10 रुपए देते वक्त आपकी सोच क्या रही होगी, आपकी नीयत क्या रही होगी? क्या आपकी नीयत थी कि भगवान मुझे देगा? अगर आपने इस नीयत से दिए तो कभी नहीं मिलेंगे। तो नीयत होनी होनी है ना। हाँ, लोभ लालच, ये सब, इन चीजों से परे हो जाओ। उस नीयत से काम करोगे ना, देखो मेरा तो लाइफ का यही फंडा है। मैं अपने जीवन में इस सक्सेस, इस मुकाम पर सिर्फ मतलब पहुंचा हूं, तो मैं इसके पीछे अपनी मेहनत, तो देखो मेहनत तो सभी लोग करते हैं, मेहनत तो सारे लोग करते हैं, मेहनत कौन नहीं करता। लेकिन मेहनत के साथ साथ जो ईमानदारी है, बस मैं दूसरों के प्रति जो मेरा व्यवहार है, जो उनके प्रति ईमानदारी है, सकारात्मक सोच है, मुझे लगता है ये मेरे जीवन को, मैं, मेरी सक्सेस में इन चीजों का सबसे मतलब सबसे बड़ा रोल है। हाँ जी, ऐसा मैं बिलीव करता हूँ। बाकी आप लोग ऐसा मानो नहीं मानो, वो आपकी मर्जी है, बट मुझे तो ऐसा ही लगता है कि भैया मेरी सफलता के पीछे मेरी मेहनत के साथ साथ मेरी ईमानदारी, मेरी सच्चाई, मेरी नीयत है। तो आपको क्या लग रहा है कि इस बैच में सारे स्टूडेंट ही पढ़ रहे हैं, कोई टीचर नहीं पढ़ रहा होगा? है? शुरू से। और हम तो कहते थे कि सर्व शिक्षा अभियान है बेटा, जितने
पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। टीचर भी पढ़ने चाहिए, क्यों नहीं पढ़ने चाहिए, ताकि वो चलिए नेक्स्ट। ये क्वेश्चन आपके सामने, और ये आज का टेस्ट क्वेश्चन है। मतलब लास्ट में हम एक टेस्ट लेते हैं ना, एक क्वेश्चन के थ्रू, जो भी कुछ आपने आज पढ़ा वो कुछ समझ भी आया कि नहीं समझ आया। ऑल एप्पल्स आर मैंगो, सभी जो सेब हैं वो आम है। सारे के सारे जो सेब हैं वो आम है। नो एप्पल इज ऑरेंज, कोई भी सेब संतरा नहीं है। कोई भी सेब संतरा नहीं है। एंड नो मैंगो इज ऑरेंज। नो मैंगो इज ऑरेंज। कंक्लूजन्स है यहाँ पर, ठीक है। सम मैंगोज आर नॉट ऑरेंज, सम ऑरेंजेस आर नॉट मैंगोज, सम एप्पल्स आर नॉट ऑरेंजेस, सम ऑरेंजेस आर नॉट एप्पल्स, और एक कहानी में एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। कहानी में एक बहुत बड़ी गड़बड़ नहीं हुई, हो गई। क्वेश्चन गलत हो गया, रुको भाई, क्वेश्चन गलत हो गया है। ऑल एप्पल्स आर मैंगोज, नो एप्पल इज ऑरेंज। क्वेश्चन गलत हो गया हमसे, माफ करिएगा जनाब, माफ करिएगा जनाब, क्वेश्चन गलत हो गया है हमसे। अरे यार, कहाँ गलती हो गई क्वेश्चन बनाने में, क्वेश्चन गलत बन गया भाई। एक सेकेंड, सम मैंगोज आर ऑरेंज, ये तो सही है। सम एप्पल्स आर, हाँ, नो एप्पल इज ग्रेप, ग्रेप। सम मैंगोज आर नॉट ऑरेंज, सम ऑरेंजेस आर नॉट मैंगो, सम मैंगोज। क्वेश्चन गलत बन गया बेटा, जो बनाना चाह रहे थे वो नहीं बना। सम मैंगोज आर नॉट ग्रेप्स, सम ग्रेप्स आर नॉट मैंगोज, ठीक है। हाँ, एंड सम ग्रेप्स आर नॉट ऑरेंजेस, सम ऑरेंजेस आर नॉट ग्रेप्स। चलिए साहब, बनाइए, अब बनाओ। 6 निष्कर्ष है बेटा, और ये तुम्हारा टेस्ट क्वेश्चन है आज का। ये तुम्हारा टेस्ट क्वेश्चन है, टेस्ट। जो भी कुछ आपने आज पढ़ा उसका टेस्ट।
चलिए साहब, अब आप लोग बोर्ड पर ध्यान से देखना और सुनने और समझने की कोशिश करना, है ना। ध्यान से देखना और सुनने और समझने की कोशिश करना। पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना, और ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है। तो हमारे पास एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है और हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, यहां पर एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है और दो नेगेटिव स्टेटमेंट है। ये मैंगो और ऑरेंज के बीच में रिजल्ट कैसे बनेगा? सर, मैंगो और ऑरेंज के लिए दोनों एप्पल जोड़ने पड़ेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। यहाँ पे मैंगो 50 है, ऑरेंज 100 है, तो एक ही रिजल्ट बनेगा, सम मैंगोज आर नॉट ऑरेंज। सम मैंगोज आर नॉट ऑरेंज। तो ये दोनों जो रिजल्ट बने हैं वो पहले दूसरे के कॉम्बिनेशन से बने हैं। सर, मैंगो और ग्रेप के बीच में क्या रिजल्ट बनेगा? अगर मैं मैंगो और ग्रेप की बात करता हूँ, पहले तीसरे को जोड़ता हूँ तो ग्रेप की वैल्यू 100 है, एप्पल से एप्पल कट गया। तो अगेन बेटा, पहले तीसरे को मिलाकर भी एक ही रिजल्ट बनेगा, सम मैंगोज आर नॉट ग्रेप। सम मैंगोज आर नॉट ग्रेप, ये कट गया। अब बात करते हैं ग्रेप और ऑरेंज के बीच में क्या रिजल्ट बनेगा, ग्रेप और ऑरेंज। तो सर, सेकंड और थर्ड को आपस में जोड़ने पर क्या रिजल्ट बनेगा? सेकंड और थर्ड को आपस में जोड़ने पे क्या रिजल्ट बनेगा? सर, अगर मैं सेकंड और थर्ड को आपस में जोड़ता हूँ तो ये दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट है। कॉमन से कॉमन तो जुड़ गया, लेकिन दो नेगेटिव स्टेटमेंट है, और मैंने आपको बताया था दो नेगेटिव स्टेटमेंट मिलकर कभी कोई रिजल्ट नहीं देते। देयर इज नो रिलेशन। दो नेगेटिव स्टेटमेंट को हम कभी जोड़ ही नहीं सकते। दो नेगेटिव स्टेटमेंट को हम कभी जोड़ ही नहीं सकते। दो नेगेटिव स्टेटमेंट को मिलाकर कभी कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं दिया जा सकता। दो नेगेटिव स्टेटमेंट को हम कभी नहीं जोड़ सकते। तो मुझे लगता है कि सारे कनेक्शंस आप लोगों को पता चल चुके हैं अच्छे से। कुल कितने क्वेश्चन कर लिए हमने? 32 क्वेश्चन कर लिए। 32 क्वेश्चन कर लिए। तो कल जब आप लेक्चर अटेंड करोगे तो क्या करोगे, इन 32 क्वेश्चन का रिवीजन करके आना। सर, क्वेश्चन नंबर 18 फिर से बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 एज ए टीचर वाला क्वेश्चन था वो। देखो, ऑल स्टूडेंट्स आर हीरो, ये दो रिजल्ट देंगे। सम स्टूडेंट्स आर हीरो, सम हीरो आर स्टूडेंट। अच्छा, ऑल गर्ल्स आर स्टूडेंट भी दो रिजल्ट देंगे, सम गर्ल्स आर स्टूडेंट, सम स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। और इन दोनों को जोड़ दो, स्टूडेंट से स्टूडेंट कट गया, तो गर्ल्स और हीरो के बीच में तीन रिजल्ट होंगे। कौन कौन से? ऑल गर्ल्स आर हीरो, सम गर्ल्स आर हीरो एंड सम हीरो आर गर्ल्स। तो दो यहाँ से, दो यहाँ से, दोनों को मिलाकर तीन, तो कितने हो गए? दो और दो चार और तीन सात। तो टोटल 7 निष्कर्ष हो गए हमारे। वो सातों निष्कर्ष मैंने लिख दिए। तो कल की क्लास जब आप अटेंड करोगे तो आप इन क्वेश्चंस का बेटा रिवीजन करके आना, तभी आप कल का लेक्चर अटेंड करना, वरना कल का लेक्चर मत देखना। ये 32 के 32 क्वेश्चन का रिवीजन करना, तभी आप कल का लेक्चर देखना, वरना मत देखना। ठीक है? हाँ जी। 32वें क्वेश्चन में दिक्कत ही क्या है? तुम्हें कनेक्शंस बनाने, पहले दूसरे को जोड़ना है, पहले तीसरे को और दूसरे तीसरे। दो नेगेटिव स्टेटमेंट मिलकर कभी कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं देते। दो नेगेटिव स्टेटमेंट मिलकर कभी कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं देते हैं। तो ग्रेप्स और ऑरेंज को हम आपस में जोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों नकारात्मक वाक्य हैं। इनसे कभी कोई डेफिनेट रिजल्ट बन ही नहीं सकता। समझ रहे हो? जी हाँ।